गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे वेलकम, इस दुआ इस उम्मीद के साथ कि आज के दिन का आगाज बहुत अच्छा हो गया होगा या हो रहा होगा। और ऐसे में हम अक्सर तो बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, लेकिन आज मैं कहूंगा नहीं, थोड़ी सी देर बाहर को देखना ये बड़ा आय हाय हाय क्या गर्मी थी 3-4 दिन, शदीद गर्मी। शायद इस्लामाबाद वालों को उस तरह से आदत नहीं रही। उसकी वजह ये होती है कि अगर 2 दिन गर्मी पड़ती है तो तीसरे दिन जो है मौसम कहीं ना शाम को या सुबह के टाइम खुशगवार हो जाता है। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर इससे पहले हमने नहीं फेस किया था। सो लोग सारे बड़े परेशान थे। एंड देन ओवरऑल अगर हम मुल्क की भी बात करें तो बहुत शदीद गर्मी की लपेट में पूरा मुल्क आया हुआ था। लेकिन कल अचानक से शाम में जो मौसम ने पलटी खाई, मुझे ना उस पे एतबार नहीं आ रहा था जब सब मुझे कह रहे थे ना आसपास वाले नहीं बादल आ चुके हैं। मैंने कहा जब तक मेरे घर बारिश नहीं होगी मुझे एतबार कोई नहीं आना। वैसे एक बात बताऊं, जब प्रेडिक्शन थी ना रेन की, तो हम भी घर में बैठ के ये बात कर रहे थे। हमने कहा अब बारिश तो है लेकिन ये नहीं पता कि हमारी तरफ होगी कि नहीं होगी। तो वो जब हुई तो यकीन आया और बहुत मजे की बारिश हुई, काफी देर बारिश जारी रही, बल्कि रात में वक्फे से बारिश जारी रही। तो ओवरऑल मौसम रात को इस्लामाबाद का खासा बदल गया, क्योंकि उससे पहले हो ये रहा था कि आप कमरे से निकल ही नहीं पा रहे थे। अगर आप एसी में बैठे हुए हैं तो जैसे ही एसी बंद एकदम लगता है आपको कि सांस नहीं आ रहा, और जैसे उस कमरे से बाहर निकलते हैं वो एक्सट्रीम चेंज ऑफ टेम्परेचर आपको फील हो रहा होता है। तो ऐसे में जस्ट इमेजिन कि जो बाहर निकल रहे होते हैं, जो काम कर रहे होते हैं, उनकी ज़िंदगी, उनका काम कितना मुतासर हो रहा होता है। अब ऐसे में जब मौसम चेंज हुआ है उसकी एक अपनी ज़ाहिर एक सिग्निफिकेंस है, हम उस पर बात कर रहे हैं। वैसे भी जैसा सबीन आपने कहा कि इस्लामाबाद में जनरली भी ऐसे होता है कि 2-3 दिन अगर ज़्यादा गर्मी पड़ी है तो फिर मौसम बदल जाता है, लेकिन कल जब तक नहीं बदला यकीन नहीं आया। ये तो 4-5 दिन हो गए थे, मामला थोड़ा खराब हो गया था। पर एनी हाउ कल जो बारिश हुई बहुत खुशगवार थी, बहुत जबरदस्त मौसम हो गया। और फिर जाहिर है जो आज की सुबह वो भी थोड़ी बेहतर है। ये नहीं कहेंगे कि ठंडी है लेकिन बेहतर है। We can't say anything। प्रेडिक्शन वैसे आज की भी है, बट जाहिर सी बात है क्लाइमेट चेंज इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है। वेदर अब उस तरह से हम रिलाई भी नहीं कर पा रहे होते कि प्रेडिक्शन क्या होगी, क्योंकि प्रेडिक्शंस चेंज हो जाती हैं। इसके साथ साथ हम इस पर भी ज़रूर बात करेंगे कि तमाम इलाके जहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, जहाँ पर ख़तरात हैं, ख़दशात हैं, उनके लिए भी हम दुआगो हैं। और लोगों से भी हम यही अपील करेंगे कि जब भी आप ट्रैवल करें नॉर्थ की तरफ, जस्ट मेक श्योर कि आप सारी गाइडलाइंस देखें और ये भी देखें कि कहीं उस इलाके में कोई अलर्ट तो जारी नहीं किया गया, क्योंकि आपके लिए ये फ़र्ज़ है कि अपनी जान की आप हिफाजत करें, अपनी फैमिली का भी आप करें। इसके साथ साथ जो कुछ दिन पहले की 1-2 दिन पहले की जो वीडियो नारायण की जो बात हुई है, वहां पे जिस तरह वो स्टंट करते करते अपनी जान खतरे में उन्होंने डाली, लिटरली जब ऐसी वीडियो आती है जस्ट बिकॉज ऑफ कंटेंट और वीडियो व्हाटएवर यू से इट, लेकिन वी हाईली डिस्करेज दैट। ये पहली बार नहीं हुआ, कई बार पहले भी ऐसे हो चुका है। अपनी जान जो आप जोखिम में डाल देते हैं ऐसी किसी भी वीडियो के लिए। बट यहाँ पे हम जरूर अप्रिशिएट करेंगे उस टीम को जो राफ्टिंग टीम है, बिकॉज मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, मैंने खुद वहां पर जाकर राफ्टिंग की, उनके साथ बड़ी प्रोफेशनल वो टीम है और जिन्होंने इसमें अपनी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए उनकी जान बचाई। और आज सुबह मेरी उनके जो टीम मेंबर है उनसे बात भी सभी उन्होंने कहा कि वो गाड़ी भी फिर रात को उन्होंने वहां से जो है वो निकाल ली। अच्छा, वो मिल गई है? वो मिल चुकी है। उससे पहले जरा जब मैं कहता हूँ चलो गाड़ी तो अपनी जगह, वो जो लोगों की जान बचाई उन्होंने, तो हैट्स ऑफ टू दैट टीम इन नारायण जिन्होंने ये काम किया। बट प्लीज प्लीज हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, ये टिकटॉक के लिए, ये वीडियो के लिए, किसी स्टंट के लिए ऐसी कोई हरकत ना किया करें। You never know, एक कमजोर लम्हा और आपकी जान जा सकती है। सबक सही मिल गया होगा। मैं क्यों ये बात करी, क्योंकि बाज़ औक़ात दुख बड़ा होता है देख के और फिर आपको गुस्सा भी आ जाता है कि आप कैसे कर लेते हैं ये, और आपको नहीं करना चाहिए। माली नुकसान तो अपनी जगह होता है, कहीं ना कहीं भर जाता है, ना भी भरे तो चलें, जिंदगी है ऐसे ही चलता है, लेकिन जानी नुकसान ये कितना आपके घर वाले आप पे ट्रस्ट करके आपको बाहर भेज रहे होते हैं, या चलें आप पे जिम्मेदारियां होती हैं बहुत सारी, और अपनी जान की तो हिफाजत हमेशा ये बात मैं करती हूँ कि आप पे फ़र्ज़ है। तो बहुत ज़रूरी है कि अपना ख्याल ज़रूर रखें। मौसम के एतबार से हमने सोचा कि आज हम आपसे ज़रूर डिस्कशन करें कि किस तरीके से आपने जो है वो प्रिकॉशंस लेनी है। बट एट द सेम टाइम आपके इलाके का मौसम कैसा है, आज की सुबह कैसी है, खुशगवार है, क्या गर्मी है आपके इलाके में, बारिश हो रही है या क्लाउडी है वेदर, या पार्शली क्लाउडी भी है, तो वो भी है, तो आप हमें जरूर बताएं। वीडियोस अपने इलाके की खूबसूरत सी हमें भेजें, पिक्चर्स हमें भेजें, जैसे आप इंजॉय करते हैं इस वेदर को। कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें जरूर सेंड करें। हम कोशिश जरूर करेंगे कि आज हमें वक्त जरूर मिले और हम उसमें ऐड कर सकें। अभी हम लेंगे एक ब्रेक, जब ब्रेक से वापस आएंगे हमारे सेगमेंट्स होंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान।
स्ट्रॉन्गर पेप्सी का। मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? बट टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। हिंद को ज़बान कदीम ज़बानों में से एक ज़बान है। ना सिर्फ हज़ार डिवीज़न में बोली जाती है बल्कि पेशावर में भी और कश्मीर के भी बहुत से अज़ला हैं जहाँ पर यह ज़बान बोली जाती है। कल परदेसी हो वैसा। कमाल है, संडे को भी तुम्हारी हाजिरी लगी हुई है और हॉलीडेज में भी एक एब्सेंट नहीं। भाई कमाल हो गया, क्या कमिटमेंट है पढ़ाई के साथ। थैंक यू सर, थैंक यू। रांझा साहब, एक तो आप जब रांझा साहब कहती हैं ना जी, मैं समझता हूँ कि मैं असल रांझे में तब्दील हो गया हूँ। हम सारे पढ़ाई के मारे, रिस्क यहाँ भाई रिस्क है प्यारे, होंगे फिर भी वारे न्यारे वारे न्यारे वारे न्यारे। चलती है जो हमारी यारी, आज तेरी कल मेरी बारी, लव के टेस्ट की फुल तैयारी। तू बन जा, हाँ बन जा, हाँ मेरी जाना बन जा मेरी तू अब गुड लक। ओ भैया गुड लक मैं तेरा गुड लक सर जी गुड लक। हम आपकी मुलाकात कराते हैं पाकिस्तान टेलीविजन के सुनहरे दौर की लेजेंडरी आर्टिस्ट। माशाल्लाह इतना प्यारा प्रोग्राम करते हैं। आपको हम फॉलो करते थे उस वक्त। वो गेटअप बनाना, कभी फिल्म स्टार रानी बना देना, सरफराज बनना। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। मैंने सारी मुल्क से बाहर फिल्में की। सीरियस रोल कभी आपको ऑफर हुआ? कि मैंने जब सीरियस किया तो मुझे पीटीवी अवार्ड के लिए मुंतखब किया गया। अच्छा। आपको पता है, मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो सलूट करके जाती हूँ पीटीवी को। बहुत मजा आया। सितारों का जहां।
वेलकम बैक जी। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और स्टूडेंट्स के लिए, जो हमारी यंगस्टर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी, जिसका अभी ऑलरेडी ऐलान हो चुका है, लेकिन आप लोगों तक हमने सोचा कि मज़ीद इसको हम पहुंचा सके जिन लोगों तक नहीं ये पैगाम पहुंचा होगा, कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आसान और सूद से पाक इकसात पर ई बाइक्स देने का ऐलान कर दिया है। और हुकूमत की अगर बात की जाए तो उसने 1 साल के अंदर 1 लाख ई बाइक्स जो हैं वो देनी हैं। और ये आसान किस तरीके से है, क्योंकि इसके ऊपर ज़ाहिर है सूद नहीं है और आपको कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना, और 70% पर बाइक जो है वो सब्सिडी दी जाएगी, जिसका मतलब रुपए जो है वो सब्सिडी दी जाएगी एक बाइक पर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखें सब्सिडाइज्ड हो रहा है, और जिस तरह सबीना आपने कहा इंटरेस्ट फ्री है ये, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसमें एक और अच्छी बात है, वो है फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी पे नहीं करनी, उन्होंने उसकी जो एक डाउन पेमेंट है वो भी पे नहीं करनी। अच्छा, डाउन पेमेंट के 2100 रुपए है ना पर मंथ जो देना होगा, तो 14,000 जो है वो मेल जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 14,000 रुपीज डाउन पेमेंट पे करना होगा, और उसके बाद 2100 रुपीज जो है वो पर मंथ उन्होंने पे करना होगा। और जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो 2100 रुपीज पर मंथ जो है वो पे करना होगा। तो आई थिंक ये कितना बड़ा रिलीफ है, क्योंकि अक्सर हम यही देखते हैं कि कम्यूट सबसे बड़ा इशू होता है, कि अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी की डिपेंडेंट होते हैं, और आपकी अगर यूनिवर्सिटी की ट्रांसपोर्ट नहीं चलती, या बाजू का जो ट्रांसपोर्ट की फी होती है वो अफोर्डेबल नहीं होती, तो इस तरह से इसको अफोर्डेबल जो है वो बनाया गया है। और एंड नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो भी ये ले सकते हैं आसान एक साथ पर सूद से पाक ई बाइक्स। एनीवेज, ये तो अच्छी खबर आपसे हमने शेयर की। बढ़ते हैं आगे अपने अगले मेहमान, अगले मौजू की तरफ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मुसन्निफ हैं डॉक्टर कामरान अहमद साहब। साउथ एशियन स्पिरिचुअलिटी में उन्होंने PhD की है माशाल्लाह, और लास्ट 3 दहाइयों से बैनुल-अक़वामी सतह पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। नफ्सियात, रूहानियात और सिनफी मौज़ूआत पर मुतादिद किताबों के मुसन्निफ हैं, लेकिन एक किताब जिसकी कुछ मंथ्स पहले लॉन्चिंग हुई है, गॉडेस ऑफ द इंडस। आज हम इस बुक से मुतालिक बात करेंगे। जब मैं इसको पढ़ा था ना, तो इसमें जो एक सवाल लिखा हुआ था ना, कि कैसे आगाज़ हुआ, व्हाट हैपेंस व्हेन पावर बिगिंस टू स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ द सेक्रेड। इस सवाल से आगाज़ हुआ इस किताब का। तो आज हम ये ज़रा कहानी इनसे सुनते हैं। वी हैव विद अस डॉक्टर कामरान अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? गुड। लोगों से सवाल करते करते, उनके मसले सुलझाते सुलझाते, आपका अपना एक सवाल, जिसके बाद ये किताब, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। हाँ, किताब का जो बेसिक आइडिया था वो हम लोग का ना, मुझे लगता है जैसे नफ्सियात के साथ बहुत सारा काम किया, अपनी 3-4 डेकेड्स की मेरी रिसर्च जो है अपनी यहाँ की रूहानियत, मजहबियत, इनका आपस का रिलेशनशिप में। सही। तो मुझे लगता है जो हमें इम्पॉर्टेंट है वो ये कि अपना जो रूहानी विरसा, अपना सकाफती विरसा, जो कि 9000 साल की तारीख़ है इस इलाके की, उसके साथ हमें जुड़े रहना है। और वो विरसा है जो आज भी मैं जब अपना एनालिसिस देखूं ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में, इट्स वेरी प्रेजेंट। लेकिन हम लोग का ना कई दफ़ा नज़र से ओझल हो जाता है, वो हम लोग देख नहीं पाते कि कौन सी चीज़ें अहम, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, और उसके ऊपर छोटी छोटी लेयर्स आती जाती हैं जिसमें हम फंस के रह जाते हैं। तो किताब का मकसद ये था कि अपनी वो सकाफत, वो रूहानियत जिसकी बहुत गहरी जड़ें हैं, जिसका ताल्लुक़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से था, और ये नावल है, इट्स द फर्स्ट फिक्शन मैंने पहली दफ़े ये किया। तो आइडिया ये था कि उस ज़िंदगी को बाहर लाया जाए, उसको कहानी की शक्ल में, जो 3000 साल, 3500 साल पहले, ये उस ज़माने का है कहानी, 3500 साल पहले की है जो ये अनफोल्ड हो रही है, जिसमें पहली दफ़ा हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो रूहानियत थी और जो मजहबियत के साथ हमारा जो एक तनाव आया ना, पहली दफ़ा हमें फेस करना पड़ा था उस वक्त, जब बाहर से कौमें आई, आर्यंस, वो ब्राह्मण्स वगैरह आ रहे थे, और उन्होंने आके अपना आसमानी मज़ाहिब, वैदिक किस्म के वो लागू करना शुरू किए इस इलाके पे। तो पहली दफ़ा वो टेंशन हमने फील की थी बिटवीन आवर स्पिरिचुअलिटी और जो मजहबियत के बीच में। तो वो मैं टेंशन कैप्चर करना चाह रहा था पहली दफ़ा, और ये कि शायद वो जो रूहानियत हमारे अंदर चली आ रही है, उसके साथ आज भी हम रिश्ता जोड़ के रखें, बजाय मोर रूहानियत लेस मजहबियत,
ओके तो जिंदगी अच्छी बैलेंस सी गुजरती है। तो बैलेंस ज़ाहिर है जिंदगी में वैसे ही बड़ा जरूरी होता वैसे है। बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अब हम जरा जरा लूज करते जा रहे हैं, थोड़ा सा इस तरफ को ज्यादा जा रहे हैं, मजहबियत ज्यादा तारीसी होती जा रही है। हमारी हल्की पुल्की सीधे साधे से हम लोग हैं, हम बहुत पेचीदगियों में पढ़ने वाले लोग हैं नहीं। नहीं, कुछ लोग पढ़ भी जाते हैं। अब टू अ डेट्रीमेंट, उसका ना नुकसान ज्यादा हो जाता नुकसान है। ज्यादा होता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये रूहानियत हाँ। और मजहबियत, हाँ, इसका क्या डिफरेंस है? हमें तो हमेशा से लगता है कि बहुत मिलीजुली सी चीज है ना। चीज हाँ, है। yes। हाँ। रूहानियत का ताल्लुक एक तो रोजमर्रा की जिंदगी, ओके, रूहानियत में पूरी रेंज है एक्चुअली, हर तरह से उसको डिफाइन, बहुत मजहबियत की साइड पे भी है और बहुत बुल्ले शाह और शाह अब्दुल लतीफ भटाई और सेवन शरीफ में तो मुझे आई लीन इस तरफ जरा ज्यादा। ठीक है, लेकिन उसमें मजहब का एलिमेंट तो फिर भी है। मजहब का है, मजहबियत तारी नहीं होती उस पे। उसमें मेन चीज जो है ना, उसका ताल्लुक दिल के खुले होने से, दिल के साफ होने से, रोजमर्रा की जिंदगी से, प्यार के रिश्तों से, अपना बुजुर्गों के साथ कैसे आपने रिलेट किया, जब भी मारी के नहीं बाप को, खाना क्या खाया, मिल के खाया कि नहीं, दोस्तों के साथ किस तरह का आपका रिश्ता। रोजमर्रा जिंदगी में आपकी रिचनेस और ग्राउंडेडनेस जो है ना, वो फील होनी चाहिए। सही। रूहानियत का ताल्लुक उन चीज़ों से है जो आपकी ज़िंदगी और इस दुनिया के साथ जिसका ताल्लुक है। हम लोग के इस इलाके में ना रूह को कहते थे कि वो रोज़मर्रा ज़िंदगी के बीच में आपके नज़र आनी चाहिए। एक होता है ना मजहबियत में, कई दफ़ा कहते हैं कि रूह की चीज़ या दुनियावी चीज़ें और फ्लैश एंड द स्पिरिट उस तरह से सेपरेट। हम लोग के ये चीज़ें नहीं थी। हम लोग कहते थे कि इस दुनिया के बीच में से आपको स्पिरिट मिलती है। बुल्ले शाह क्या कहता था कि आसमानी उड़दियाँ पढ़दा, जेड़ा कर बैठा उन्हों पढ़िया नहीं, जो आपके इर्द गिर्द है उसको पकड़ें, आसमानों को फिक्र ना करें, वो टाइम आएगा तो देखा जाएगा, अभी इस वक्त दुनिया की फिक्र करें। वो हमारी रूहानियत थी उस तरह की। ओके, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन आसमानी मज़ाहिब या रोज़मर्रा की ज़िंदगी। अच्छा डॉक्टर साहब, रूहानियत में रोज़मर्रा की ज़िंदगी है हमें। रूहानियत का किस तरह से रिलेशन है या किस तरह से ये लिंक करता है मेंटल हेल्थ के साथ? जिस तरह से मैं रूहानियत को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी से जिसका ताल्लुक़ है, रिश्तों नातों के साथ ताल्लुक़ है, दिल की सफाई, दिल के प्यार की, उसमें अगर आप ग्राउंडेड रहें तो आपकी रोज़मर्रा जो नफ्सियाती लेवल पे है, कहीं ज़्यादा सुकून, कहीं ज़्यादा ग्राउंडेड, जो रियल चीज़ों में अगर आप ग्राउंडेड रहते हैं, रिश्ते नाते आपका, तो आपकी नफ्सियात भी रिलेटिवली बेहतर रहती हैं। परेशानियां 100 जो आज की ज़िंदगी की हैं वो अपने साथ हैं, लेकिन आप अगर सिंपल एवरीडे चीज़ों में ग्राउंडेड रहें, आसान सी बात लग रही है, मैं वैसे नफ्सियाती उसमें भी जा सकता हूँ जो क्लिनिकल साइकोलॉजी का, लेकिन रियलिटी काफ़ी सिंपल है। अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों में, अपने रिश्तों में, अपने काम के साथ प्यार का रिश्ता, दिल जान बीच में लगाना अपने काम के, वहाँ से आपकी स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग होती है। सही। और जितना वो ज़्यादा हो तो नफ्सियाती तौर पे ठीक रहता है इंसान। हम उलझते क्यों हैं? हमारी जहनी उलझने, क्योंकि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब वक्त गुजर जाता है हम कहते हैं हम क्यों उलझे थे, उस बात पे क्यों उलझे थे, उस माहौल में क्यों उलझे थे। कुछ वक्त गुजरने के बाद लगता है कि वो गैर अहम था, लेकिन जिस वक्त हम उलझे होते हैं उस वक्त सबसे अहम वही लग रहा होता है। हम उलझते क्यों हैं? क्या हम बुनियादी तौर पे कमज़ोर होते हैं तो उलझते हैं, या हम समझ नहीं पाते, संभाल नहीं पाते तो उलझते हैं? किन चीज़ों के साथ इंसान अपनी अहमियत जोड़ ले, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी फुलफिलमेंट को किन चीज़ों के साथ जोड़ के रखे, आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को कैसे देखते हैं। तभी मुझे, जिस तरह मैंने किताब में भी, कि हम अपनी शनाख्त को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, मैं कौन हूँ, मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, ये बड़े अहम से सवाल है। इसके बेसिस पे कुछ इश्यूज़ हैं जो बहुत बड़े हो जाते हैं और कुछ इश्यूज़ हैं जो बेमानी से लगने लगते हैं। तो अपने को आप कैसे डिफ़ाइन करते हैं, अपने आप को कैसे देखते हैं, अपनी शनाख्त को कैसे देखते हैं,
ये बहुत अहम सवाल है, जिनसे फिर छोटे छोटे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें ना वो या बड़ी बन जाती हैं ज़रूरत से ज़्यादा, और अगर आपकी वो अप्रोच सही हो तो दे जस्ट फिजल आउट, वो ना जैसे झाग की तरह बैठ जाती हैं चीज़ें। ये अहम चीज़ें नहीं है जिसमें आज हम फंसते जा रहे हैं। तो आपकी शनाख्त, आप कैसे अपने को देखते हो, आप कौन लोग हो, आप दूसरों के साथ किस तरह से रिलेट करते हो, ये चीज़ें बहुत अहम हैं। जो मेरा इसमें जो फोकस था वो ज़्यादा ये था कि हम लोग बहुत ही प्लूरलिस्टिक किस्म की ज़िंदगी गुजारते आए थे 9000 साल से, साथ साथ मिल के रहना, जिसको आज हम टॉलरेंस की बात करते हैं। टॉलरेंस तो बहुत ही सरफेस लेवल की चीज़ है, हम तो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ, प्यार के साथ, इज़्ज़त के साथ दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के रहते आए थे। तो ना अपनी शनाख्त कैसे आप डिफ़ाइन करते हो, दूसरों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप बनता है, ज़िंदगी में जो बाकी लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो, तो इन चीज़ों का बड़ा फ़र्क पड़ता है कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी जो है वो ग्राउंडेड है कि नहीं, और आप किन चीज़ों के साथ जुड़े हुए हो, क्या चीज़ें अहम है आपकी ज़िंदगी में, वो डिफ़ाइन करती है। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। चीज़ों को देखना शुरू किया है, और हम चूज़ करेंगे कि हमने क्या चीज़ें रखनी है और क्या चीज़ों से हमने अपने आप को बचा के रखना है। उनसे नाता तोड़ना नहीं है, तो उनको ज़रा बैक बर्नर पे करना है, ज़िंदगी को आगे जाना है और मस्बत तरह से आगे जाना है। उनमें से हम अपनी जो हमें लगता है हमारी शनाख्त के हिस्से, कुछ चीज़ों को छोड़ना है और कुछ चीज़ों के साथ रिकनेक्ट करना है। हाँ। उन्हीं चीज़ों की निशानदेही के लिए मैंने किताब लिखी थी कि कौन सी चीज़ें, बुल्ले शाह, अ लिटिल मोर ऑफ बुल्ले शाह, अ लिटिल लेस ऑफ जिस किस्म की सरफेस लेवल की चीज़ों में हम मजहबियत में फंसते जा रहे हैं, ये हमारे मिजाज के साथ जाता नहीं है। हम ऐसे लोग थे नहीं, अभी भी दिल से हम ऐसे लोग नहीं हैं। लेकिन वो जो इसमें आपने बात की ना कि पहले मिलजुल कर रहते थे, पहले टॉलरेंस बेहतर थी, व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हेन डिड दिस हैपन, कि जब ये एकदम से चीज़ें इस तरह से बदलना शुरू होगी कि वो टॉलरेंस लेवल हमारा बहुत कम हो गया है। उसमें बहुत सारे ग्लोबल ट्रेंड्स भी थे। जो हुआ, कहाँ से पैसे आए, किनको सपोर्ट किया गया, किस उसमें जोग्राफिकल चीज़ें थीं कि किनको उठाना था, किसके खिलाफ कहाँ की लड़ाई, किसके पैसों पे कौन, तो बीच में हम इस्तेमाल भी हुए। एक सोच ख़ास तरह की जो थी वो एकदम ऐसे मुआशरे में बाहर आई, जिसको ऐसा नहीं है कि वो नहीं थी, ठीक है, लेकिन ना वो बहुत दबी हुई थी, वो उठ गई, वो उठ के बाहर आ गई। और इसमें कल्चर का भी हिस्सा रहा, कल्चर को बहुत बुरी तरह से दबाया गया। हमारी मौसीकी को, हमारा मिल के, देखिए मेरे जो दोस्त होते थे, मैं उनके साथ अतन सीखता था, वो मेरे साथ भंगड़ा डालते थे, इतना प्यार के रिश्ते थे। क्रिसमस होती थी तो वो पहला केक लेके हमारे घर आते थे, जब क्रिसमस में कह रहा हूँ, क्रिसमस में हम लोग जाते थे वहाँ, ईद होती थी तो वो, लेकिन ना एक और शिया सुन्नी तो दूर की बात, हम लोग तो अक्रॉस रिलीजन्स बहुत ज़्यादा, और सबीलें कौन लगाता था, दूसरे लोग बहुत प्यार से, एक दूसरे प्यार से, इज्जत के साथ, एक ना रिस्पेक्ट थी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, जो हमने पिछली कोई 3-4 दहाइयों में खोई है। And we have to revive this, और बड़ी पुरानी रवायत थी ये, और दिल टूटता है कि ये क्यों हम लूज करते जा रहे हैं। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बारे में बात भी करें, हाईलाइट भी करें, सो दैट पता चल सके लोगों को। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि हमें कुछ चीज़ों को अगर छोड़ना नहीं है तो हमें उनको बैक पे डालना है, एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ हमें रिकनेक्ट करना है, और ये डिस्कशन अपने बच्चों के साथ घर में ज़रूर होनी चाहिए, सो दैट वो अपने आप को पहचान सकें, अपनी रवायात के साथ जुड़े रहें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए, वक्त बहुत मुख्तसर था, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़, आपकी बातें हमने लोगों तक ज़रूर पहुँचाई। नाज़रीन, हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस।
सुबह 8 बजे से 9 बजे तक की निशरात के लिए हमारे साथ ताउन किया है 7 अप, कोलगेट, पेप्सी कोला। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। बस। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा फिज डल है तो तू भी ना यार। 7 Up, now with extra fizz. दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरी टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। Crazy for कुरकुरे। जमाना बदल रहा है। पहले बड़े पढ़ाते थे बच्चों को और अब बच्चे जानते हैं बड़ों से ज्यादा, लेकिन कैसे? So are you guys excited to meet our छोटे एक्सपर्ट? जानने के लिए देखें हमारा नया गेम शो, खेल नहीं बच्चों का। एक्स्ट्रा चीज। सॉरी यार। अब जा ही रहा है तो बर्गर में एक्स्ट्रा पैटी, एक्स्ट्रा मेयो और फ्राइज में एक्स्ट्रा मसाला डलवा दे यार। अरे ये भी दे दे, इसमें एक्स्ट्रा। 7 Up, now with extra fizz. मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? क्या टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। सरों पे पगड़ियां पहनकर खुद को मोतबर समझते हो? मुझको जो करना है मैं वही करूंगा, परवाह नहीं है मेरे को किसी की। और ये ताकत और घमंड जो है ना, ये हमें अपने मकाम से गिरा देता है। मेरे सीने में उसने आग लगाई है ना, वो तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हजारी पर किसी का जादू नहीं चल सकता। लगता है अब मुझे कोई चाहने वाली नहीं मिलेगी। आपको अपने बेटों की याद नहीं आती? खबरदार जो इस घर में किसी ने उनका नाम भी लिया। जवान बेटे इस तरह छोड़कर चले गए, मैं यारों मददगार। दुख तो हुआ होगा अम्मा को। ऐसा इमोशनल मैसेज करूंगी कि वहां से भागे भागे आएंगे। अब मैं क्या करूंगी? कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं।
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब जरा हम बात करेंगे एआई की, डाटा एनालिटिक्स की, कि किस तरह से ये हर फील्ड को बदल रहा है, किस तरीके से एडवांसमेंट आ रही है और किस तरह से हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। वो सन0 की जो हमारे सन0 खैर वैसे ब्लेस यू, लेकिन ये होता है सन0 का अक्सर जिक्र हमेशा ही करते हैं कि हम ऐसा जुड़े हुए ना पहले की चीज़ों के साथ, पहले ये होता था और अब ये है और हमें हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस है। आई फील लाइक बदलते दौर के साथ हमें अपने आप को बदलना है, हमें अपनी स्किल्स को चेंज करना है और किस तरीके से ये एआई सारी फील्ड्स पे हावी हो चुकी है और कोई भी फील्ड अब एआई के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, पीछे रह जाएंगे, आप पीछे रह जाएंगे, दुनिया आगे निकल जाएगी। और आज विश्व में यही बात सोचती हूँ हमेशा कि हम अक्सर ये बात कर रहे थे ना बैठ के कि वो जी, और बड़े कैजुअली हम ये बात करते हैं कि वो देखिए जी वो फलाने मुल्क में तो ये कब का हो गया था, हमने अभी इसको अडॉप्ट किया, लेकिन शुक्र है कि हमने इसको अडॉप्ट कर लिया है। ऐसा ही है, हम बड़ा कैजुअली ये बात कह रहे होते हैं। देखिए इसी से अंदाजा लगाएं कि हमें कितनी इस बात की जरूरत है कि हमें भी उनके साथ चलना है। जब बाकी दुनिया जो है एडवांसमेंट की तरफ जाती है तो हमें भी अपने आप को उसके साथ लेकर चलना। अच्छा, मैं इसको एक और तरह से सोचता हूँ सबीन, लेट देम ट्राई, वो ट्रायल एंड एरर कर लेंगे तो यू नो ट्राई के चक्कर में वो ट्रायल एंड एरर हो जाएगा, हम जरा और बेहतर तौर पे आगे जाएंगे। बिकॉज देखिए एक चीज और भी है ना, हम चीजों को अंडर एस्टिमेट भी बहुत करते हैं। बहुत काम हो रहा होता है पाकिस्तान में, लेकिन हम अंडर एस्टिमेट भी कर रहे होते हैं कि नहीं अच्छा, फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत अच्छी साफ जगह नजर आ जाए, हम कहते हैं तो पाकिस्तान लगता ही नहीं है। ये वो जुमला जो कि हम बड़ा कॉमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं से भी यही बात हाँ, होता है। अच्छा, गवर्नमेंट लेवल की अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा अच्छा, हमारे हंसी की वजह कुछ और है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं और ये बड़ा जरूरी होता है कि हम ना आगे बढ़ें। और ऐसे सभी मत हंसाओ मुझे तो सॉरी जी, हम कंट्रोल आवर लाफ, इसकी हम बात किसी और वक्त आपसे करेंगे, हमारी ये हंसी की वजह क्या थी। एनीवेज, अपने मौजू की तरफ वापस आते हैं। जो आज का हमारा मौजू है वो एआई है, कैसे हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में और कैसे हम उससे फायदा उठा सकते हैं और उठा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है सुमला अयाज खान साहिबा ने, फुल ब्राइट स्कॉलर हैं, डाटा एनालिस्ट हैं। लेट्स वेलकम हर और उनसे इस मौजू पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, आपने हमारी हंसी पे घबराना तो नहीं है बिल्कुल। वो कभी कभी ऐसे कान में आवाज आती है, कोई मजाक पीछे चल रहा होता है तो हमारी भी ना यूं हंसी निकल जाती है। तो सुमला, थोड़ा सा बताएं मुझे कि जब हम बात कर रहे हैं यू नो एआई को लेकर और चीज़ों को लेकर, जो सबीन का अपना एक पर्सपेक्टिव था, मैंने थोड़ा सा यू नो लाइटर नोट पे एक बात की। आप चूंकि ज़रा एक्सपोजर है इंटरनेशनल भी, आप पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, देख रही हैं, हम किस तरीके से एआई को इनकॉर्पोरेट कर पाए हैं अपने डिफरेंट डोमेन्स में? देखें, अगर आप देखें तो लास्ट 7 to 8 years में पाकिस्तान में ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री कितनी बढ़ गई है। यू हैव थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट्स हर साल। आपको पता नहीं ये अब जनरल नॉलेज है कि नहीं, बट हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स 80% से बढ़ी हैं। तो मतलब द सेक्टर इज बूमिंग। बिल्कुल ठीक है। एआई इज नो लॉन्गर अ बज़वर्ड। अब तो हर कोई उसको एज ए टूल यूज कर रहा है। आपकी जितनी भी इंडस्ट्रीज है, आप एग्रीकल्चर को ले लें, ई कॉमर्स को ले लें, टेलीकॉम को ले लें, सारे एआई यूज इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि वो मिलियंस ऑफ डेटा पॉइंट्स हर रोज जनरेट करते हैं। तो देयर इज अ नीड कि कोई उसको अंडरस्टैंड करे और फिर कोई उससे फास्टर और बेटर एग्जैक्टली डिसीजन। और जो आपने आईटी एक्सपोर्ट्स की बात की, स्टिल वो हम कहते हैं कि ठीक है बढ़ तो गई हैं, लेकिन जो उसका पोटेंशियल है वो अभी बहुत ज्यादा है। लॉन्ग वे टू गो स्टिल, बहुत लंबा वे टू गो। लेकिन यस, लेकिन वही है ना कि इट्स द स्टार्ट टुवर्ड्स, लाइक इट्स अ गुड स्टार्ट। तो इंशाल्लाह वी विल गेट देयर इंशाल्लाह। अच्छा, क्योंकि आप फुल ब्राइट स्कॉलरशिप मेरा ख्याल से भी एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी एक ब्रेक लेके वापस आते हैं, क्योंकि इससे पहले कि एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। रहिए हमारे साथ, ये राइजिंग पाकिस्तान। पाकिस्तानी खाने ज़ुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है, इसीलिए तो ये काम ब्राइट
और आपको दिया जाता है। अंकल एक कुरकुरे। कुरकुरे ही क्यों? ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। क्रेजी फॉर कुरकुरे। मुझे पता ही था शादी के बाद जिंदगी इतनी हसीन हो जाती। मुझे पता होता तो मैं बचपन में शादी कर लेता। तुमसे ना मुझे मोहब्बत की बू आ रही है और इस बू से मुझे एलर्जी है। फरहान भाई को कुछ हो गया तो आपके पास बैकअप प्लान है? राजू चाचा का बेटा है ना कामी, उसकी अभी भी तलाक हुई है, मुझे लगता है मुझसे शादी कर लेगा। केस तो अलग में अटक गया। लाश ठिकाने लगा दे। आप बेवा होकर क्या करेंगी? दुनिया घूमूंगी, मैं ख्वाब पूरे करूं। बिजली के झटके लगे वो भी सीधा दिमाग में। जब तक बिजली इसके दिमाग में रहेगी ऐसी हरकतें करता रहेगा। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। बहुत सी चीजें लाइफ का हुस्न होती हैं, फंबल भी लाइफ का हुस्न होता है, हंसी मजाक भी लाइफ का हुस्न होता है, कुछ भी हो सकता है लाइव शो में। ये हमने आपको बताने की आज कोशिश भी की कि इट इज एक्चुअली नॉर्मल। और लिटरली हमने ब्रेक इसलिए दी क्योंकि हमारी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। लोग जानना चाहते हैं वजह क्या थी, वो हम नहीं बताएंगे, वो हम नहीं बता सकते। आंखों से आंसू निकल आए, इतनी हंसी आ रही थी और मेरा सारा मेकअप खराब हो गया, तो हमें ब्रेक लेनी पड़ी कि जरा फिक्स करें और अपने आप को वापस जो है वो जोन में लेके आए और जरा आगे बात करें कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हम बात भी कर रहे थे। और हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियत भी मौजूद हैं सुबला, जिनका अपना बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है। अच्छा सुबला, क्योंकि आप फुल ब्राइट पे गई हैं, आप पढ़ के आई हैं वहाँ से, आपने वहाँ पर एडवांसमेंट देखी है कि किस तरह से वहाँ पे एआई को इनकॉर्पोरेट किया जा रहा होता है। ओवरऑल कितना तेज़ी से दुनिया आगे बढ़ रही है, क्योंकि अब आपने ये बात ज़रूर इम्पॉर्टेंट की है कि काफ़ी कुछ यहाँ पर भी बदल रहा है और तकरीबन हर फील्ड अब इनकम्प्लीट हमें दिखाई दे रही होती है। बट देन अगेन उसमें कितनी एडवांसमेंट के लेवल पे हम रीच करते हैं ये हम पे डिपेंड कर रहा होता है। सो दुनिया किस तरह से किन किन चीज़ों में इनकॉर्पोरेट कर रही है, कितनी तेज़ी से बढ़ रही है आगे। तो जब मैं गई थी तो वो एक बड़ा होता है, आपका अचानक लगता है कि आप 10 years आगे आ गए हैं टाइम में। एवरीथिंग चेंजेस सो फास्ट। और वहाँ पे एक चीज़ थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी थी और ये बड़ी इनोवेटिव है। वहाँ पे एक बिल्डिंग होती थी, कैंडिडा उसका नाम था। ओवरऑल उस बिल्डिंग को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि इट हैड 0 कार्बन फुटप्रिंट। वाओ। तो मतलब दिस इज समथिंग कि मतलब हम यहाँ पे भी हम लोग कितनी बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की, हम लोग डिकार्बनाइजेशन की बात करते हैं, बट हमारे पास इस तरह कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास उस तरह ऑब्वियसली एक्सपर्टीज भी प्रोबेबली नहीं है। सही बात लेकिन ये है कि मतलब हम में और उनमें अभी ये फिलहाल ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वो 10 साल एटलीस्ट आगे हैं हमसे। एंड एक तो हमारे ये भी मसला है ना कि हमारा ब्रेन ड्रेन भी होता है तो हमारे भी जो यहाँ पे अच्छे लोग होते हैं दे एंड अप वर्किंग वहाँ पे। तो इट्स नॉट लाइक कि हम लोग मतलब द प्रॉब्लम इज इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़्यादा प्रॉब्लम है या फिर आर इनएबिलिटी कि हम लोगों को यहाँ कंटेन नहीं करें, वरना ये सारी चीजें यहाँ पे भी आ सकती हैं। अच्छा, आपने कैसे ये डिसाइड किया कि आपने वापस आना है, अपने मुल्क में आपने सर्व करना है? क्योंकि वाकई अक्सर ऐसा होता है कि वहीं पर अपॉर्चुनिटी मिल जाए, देन आप लीगल वे होता है कि आप वर्क वीजा आपको वहीं पे मिल जाता है और आप आगे कंटिन्यू कर रहे होते हैं। आपने बड़ी खतरनाक क्वेश्चन पूछा बिकॉज अब थोड़ा सा भांडा फूट जाएगा। क्या हमारे लिए ना भांडा फोड़ना नहीं, तो फुल ब्राइट की कंडीशन होती है कि आपको हर हाल में वापस आना है, वरना सुमला ने आना नहीं था। और ये देखिए ब्रेन ड्रेन की बात करी है यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। प्लस देखें ये बात हम जरूर कर रहे होते हैं, ठीक है जी, एक पर्सपेक्टिव ये होता है कि आपने आना है मुल्क में सर्व करने। देखें जो इसकी शर्त है वो भी यही है कि आप वापस अपने मुल्क में आगे सर्व भी कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड। अब तो वो मैं कहता हूँ बियॉन्ड बॉर्डर्स चीजें चल रही होती हैं। अगर आप किसी और मुल्क में बैठ के भी काम करें और इंसानियत के लिए काम करें, तरक्की के लिए काम करें, सम हाउ उसका फायदा पूरी इंसानियत को हो रहा होता है। ये बात नहीं थी कि वो सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड को हो रहा होता है, आप सीखते हैं उससे। हाँ,
ये फिर हमारी कमी कोताही होती है कि हम उससे अगर ना सीखें, हम उसको इम्प्लीमेंट ना करें। बिकॉज मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, नो नीड टू री इन्वेंट द व्हील। जो चीजें हो गई हैं उसको इम्प्लीमेंट करें मैस स्केल पे, ये बड़ा जरूरी होता है। देखिए आपने मिसाल दी एक बिल्डिंग की, उसमें अब क्या दिक्कत परेशानी है कि आप उसे इंप्लीमेंट मजीद नहीं कर सकते। हम ये जरूर कहते हैं कि हमने तो नहीं की, उन्होंने भी देखे बहुत से बिल्डिंग्स में नहीं की, अभी भी देखें। जब हम बात करते हैं कि कार्बन एमिशंस की, तो वो ममालिक कार्बन एमिशंस से बहुत ज्यादा हैं, पाकिस्तान अभी भी बहुत कम है। But still, लेकिन इफेक्ट्स हम पे ज्यादा आते हैं। और उस पे बल्कि हमें बात भी आज करनी है, मैं कमेंट जरूर लूंगा इस पे आपका, चूंकि अभी आज प्रोग्राम के आगाज में हमने बात की क्लाइमेट चेंज एंड अलर्ट्स जारी हो रहे हैं, चीजें इस तरह से हमारे सामने आ रही हैं। तो जो सैटेलाइट इमेजरी होती है, जो AI का डेटा होता है, ये जो इतनी हमने तरक्की कर ली है कि हमें पहले से मालूम होता है कि किस हद तक कहाँ नुकसान हो सकता है। एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में हम देखते हैं कि बड़ा अच्छा काम हो रहा है। हाउ डू यू सी दिस, कि हम किस हद तक फायदा उठा पा रहे हैं इसका, कि आइंदा आने वाले दिनों में स्पेशली मॉनसून से मुतालिक कितना तैयार हैं हम? तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक्चुअली डिजास्टर मैनेजमेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है। आई मीन इट समटाइम्स लाइक आई सेड कि इट कम्स अक्रॉस कि हम कुछ कर नहीं रहे, लेकिन हम काफ़ी कर रहे होते हैं, ठीक है। वो अलग बात है। हमारे असल में सारी इन्वायरमेंट भी ऐसी है, लाइक आई सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर लोग सुनते भी नहीं है। फ्लड वार्निंग्स होती है, लोग नॉर्थ में चले जाते हैं। हमारा रवैयों का मसला ज्यादा है। एग्जैक्टली, लोग नॉर्थ की ट्रिप पे चले जाते हैं इवन दो फ्लड वार्निंग्स होती है। तो मतलब ये भी हमारा इशू है। बाकी तो हम लोग AI यूज़ कर लेंगे, हम कर भी रहे हैं। आपकी फ्लड वार्निंग्स और ये जितनी भी होती है वार्निंग्स आपकी जो जारी होती हैं, वो इसी तरह होती है कि वो एक फोरकास्टिंग का मेथड होता है। आप सैटेलाइट इमेजरी से आप करंट सिचुएशन भी देख सकते हैं। यू कैन एक्चुअली फोरकास्ट एज वेल कि भाई यहाँ पे लाइक्लीहुड किसी चीज़ की कितनी हो सकती है। क्या वाकई वो ग्लोफ जिस तरह प्रिडिक्ट किया जा सकता है? एक्चुअली ग्लोफ प्रिडिक्ट किया जा सकता है। आप पूरा हिस्टोरिकल डेटा लेते हैं। ग्लोफ वैसे लोगों को पता नहीं है, पर ये ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट इसको कहते हैं, कि आपका अचानक ग्लेशियर टूट गया और बस नीचे फिर अचानक पानी आ गया, ठीक है। ये आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके। और प्रिडिक्शन किया भी जा रहा है, क्योंकि देखिए सुमला, अभी इस वक्त जो टेम्परेचर था पिछले 3-4 दिन से, और इस पे बारे में ये बात भी की गई कि चूंकि टेम्परेचर बहुत राइज हुआ है और इसमें हमारे ग्लेशियर्स बहुत तेजी से पिघल रहे हैं, तो ये चांस है कि स्पेशली नॉर्थ, जिसमें चित्राल की बात बहुत ज़्यादा होती है, कि वो ज़्यादा अफेक्टेड हो सकता है, कि वहाँ पे ग्लेशियर्स का पिघलना और इस तरह से तेज़ी के साथ। और ये बड़ा ज़रूरी है इस पर बात करना, कि लोगों को अंडरस्टैंड करना है कि ऐसा नहीं है कि आहिस्ता आहिस्ता पानी का बहाव बढ़ेगा। इट चेंजेस लाइक दिस इन सेकंड्स। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एन आउटबर्स्ट, कि वो अचानक आ जाता है, ठीक है, और आपके बस बैंक्स ओवरफ्लो कर जाते हैं। तो ये इसके लिए वार्निंग्स होती भी हैं, बट लाइक आई सेड लोग इतना देखते नहीं है। एंड बस नॉट गोना डिनाई द फैक्ट कि इतना हमारा एडवांस नहीं है चीज़ें, बट दे आर देयर। इंडिया में पूरा करता ही यही काम है। एग्जैक्टली। तो ये वाली चीज़ें हैं। एक जो थोड़ी बहुत शॉर्टकमिंग्स होती है वो ये होता है कि हमारे पास क्योंकि हिस्टोरिकल डेटा इतना अच्छा नहीं होता। अच्छा, तो AI, व्हेनेवर वी से AI, ये तो है मशीन लर्निंग। आप मतलब मशीन को सिखाना है आपने, तो आप जितना ट्रेन करना है उसको। एग्जैक्टली, उसको खुद तो नहीं पता। आप जितना अच्छा डेटा उसको देंगे वो उतना अच्छा ट्रेन होगा। तो इट डिपेंड्स ऑन हिस्टोरिकल डेटा, आप कितना अच्छा और कितना। डू वी हैव गुड डेटा? नहीं, ये मसला है। That's actually one of the shortcomings। हमारे पास इतना ज्यादा good data ये शॉर्टकट पूरी AI की है। This is yes overall है, लेकिन जैसे हमारे पास तो फिर पब्लिक डेटा सेट्स, और मतलब पब्लिक को तो छोड़े, हमारे पास वैसे भी डेटा सेट्स कम होते हैं ना। बाकी मुल्कों में फिर भी उन्होंने काफ़ी डेटा रखा होता है। बहुत टाइम से वो डिजिटल हो गए, हम तो अभी डिजिटलाइजेशन में अब जा रहे हैं। तो हमारा ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा मसला है, मतलब द गैप इज़ बिगर फॉर अस। लेकिन ये डेटा का ओवरऑल मसला इसको कैसे फिल किया जा सकता है, डू यू थिंक? यू स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग एवरीथिंग। आप अपनी चीज़ें डिजिटल लेकर आ जाए। आप मतलब माइंडसेट कैसे चेंज करेंगे? मैं क्योंकि अक्सर होता है ना कि जब तक पेपर पे चीज नहीं आई भी, आज तक हमारा माइंडसेट ये है कि उसके वो तो पता नहीं कहाँ चली जाएगी, लिखत पढ़त में नहीं आई। थोड़ा सा माइंडसेट का, क्योंकि देखिए हम सिर्फ ये गवर्नमेंट लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि पेपरलेस किस तरह से किया जा सकता है, डिजिटलाइज किस तरह किया जा सकता है। काफ़ी प्रोजेक्ट्स हमने देखे और अब तो तकरीबन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल पे शिफ्ट हो चुकी हैं। बट ओवरऑल भी हमारे रवैये जो हम स्मॉल बिजनेसेस करते हैं या अपने लेवल पे हम काम कर रहे होते हैं, तो हम अक्सर यही देख रहे होते हैं कि एक माइंडसेट है हमारा कि नहीं, जब तक एक डायरी में नहीं लिखा हुआ, एक पेपर पे नहीं लिखा हुआ, तब तक वो नहीं। आप किसी मीटिंग में देखें शुएब, नोटपैड आपने लेके जाना है, पेन आपने लेके जाना है, और अगर आप वो फोन पे आपके पास जब ऑप्शन है और आप उस पे नोट कर रहे हैं अपने नोट्स, तो
ऑफेंड हो जाते हैं अगले लोग कि आप ऐसा क्यों हाँ, कर रहे हैं, सही बात है। आप नहीं ले जा सकते। तो ये हमारा माइंडसेट भी तो है कि हम अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए कि अब वो पेपर पेन ये मामलात इससे थोड़ा सा आगे निकल जाना चाहिए, स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में। ये वैसे थोड़ा थोड़ा चेंज उस वजह से हो रहा है क्योंकि आई नो पीपल से अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स अबाउट जेन ज़ी, लेकिन जेन ज़ी थोड़ा एक चेंज लेकर आ रही है। तभी तो बुरे माने जा रहे हैं। यस ये है, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हम लोग डिजिटल हो रहे हैं, लेकिन यस स्टार्टिंग में हिकअप्स बड़े होंगे। सिंपल एग्जांपल तो ये सारी दुनिया कैशलेस हो गई है, हम अभी तक कैश पे होते हैं। ये बड़ा मसला है। ये हम लोग अभी तक मोस्ट ऑफ द ट्रांजैक्शंस कैश पे होते हैं, वो कहते हैं कैश में मतलब डील करें हमारे साथ। तो ये तो है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट उसके लिए ये है कि एक तो वी नीड टू हैव एन ओपन माइंड एज वेल ना, कि हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करें कि भाई मसला नहीं है अगर आपके पास ट्रांजैक्शन बेशक कैश से ना हो, बाकी से हो। हमें ये भी लगता है ना कि ओहो पैसे कोई ऑनलाइन कहीं गायब हो जाए। अच्छा, वैसे कोशिश हमें भी ये करनी चाहिए कि हम भी इन कार्ड्स के जगह ना हम अपने फोन रखें और अपने फोन पे हम अपने, क्योंकि मैं इसी की बात मैं हाँ कुछ टैब तो हमारे पास या फोन को हम यूटिलाइज कर रहे हो, ये भी हो सकता है। नहीं फोन का मसला ना, हमारी आदत ये है कि हम करते करते ना इधर उधर निकल जाते हैं, करना शुरू कर दे, तो अपनी आदतें ठीक करें ना। करतूत ही खराब है हमारे। तो ये बड़ा मसला है। तो देखिए जब तक कोई चीज होगी नहीं वो नॉर्मलाइज नहीं हो सकती। एग्जैक्टली। सो एक दिन आपको कोई बैश करेगा, दूसरे दिन करेगा, तीसरे दिन वो चीज नॉर्मल हो जाएगी और लोगों को लगेगा अच्छा इट्स पार्ट ऑफ डेली रूटीन, सो नॉट अ बिग डील। तो उस लिहाज से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भी जरूरी एक ओवरऑल एक चीज है। अच्छा, ओवरऑल टेक्नोलॉजी को लेके अभी आप किस तरह से स्कोप देख रही हैं? ओवरऑल हमारे यंगस्टर्स इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं, किस किस तरह से वो अब नए तरीके से सीख कर इस फील्ड में आगे एक्सेल कर सकते हैं? अच्छा, तो देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट कि मशीन लर्निंग बैकबोन तो है एआई की, लेकिन मतलब चीज़ें आपको बेसिक से शुरू करनी पड़ती है। अब जैसे मशीन लर्निंग में एक एल्गोरिथम होता है नाइव बेस, ये जो मैथमेटिशियन था उसने 18th सेंचुरी में द होल कॉन्सेप्ट उसने किया था। तो मतलब आप फाउंडेशन से शुरू करें, इट्स बेसिकली मैथ एंड लॉजिकल थिंकिंग, यू नीड टू नो मैथ। तो लाइक एवरीवन शुड नो मैथ। सिर्फ मैं ये कह रही हूं फोकस करें मैथ्स पे। यस, स्पेशली जो इंजीनियरिंग वाले हैं, डोंट फ्लंक योर सब्जेक्ट्स। आप लॉजिकल थिंकिंग, स्टैटिस्टिक्स, मैथ्स, ये वाली आपकी लॉजिकल थिंकिंग ऑब्वियसली एक्सपैंड करती है। एंड उसके बाद फिर आप मशीन लर्निंग और ये चीज़ें ले लेते हैं। अब तो इट्स सो ईजियर, पहले तो आपको बुक्स लेनी पड़ती थी, अब तो कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। यस, शॉर्ट कोर्सेज हैं और आप आराम से करें और यू नो अपने एक्सेल करते जाएं, अपने स्किल सेट को बेहतर करते चले जाएं। सो लाइक और भी सवाल जो कि बहुत ज़्यादा यू नो पिछले कई महीनों से तो नहीं, सालों से आप कहूँगा, 1-2 सालों से स्पेशली बहुत ज़्यादा उस पर बात होती आई, बल्कि 4-5 सालों से रादर, कि जिस स्किल एंड डिग्री क्या बेहतर है, स्किल बेहतर है कि डिग्री बेहतर है, उसमें ज़रा मुख्तलिफ राय आ रही होती है। अब चूँकि आपने कहा कि फोकस ऑन मैथ्स, दैट मीन्स कि एकेडेमिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एकेडमिक्स में आपने फोकस करना है, बेस आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। सो वो बच्चे जो कि भी स्कूल में, चूँकि ज़रा एज अ पेरेंट्स भी हमारे बहुत से व्यूअर्स हैं जो कि देख रहे होते हैं कि अच्छा बच्चों को किस तरह से गाइड करना, बिकॉज ज़रा बच्चों को गाइडेंस चाहिए होती है। सो मैथ्स पे फोकस ज्यादा करना चाहिए, डू यू थिंक कंप्यूटर साइंस पे फोकस करना चाहिए? अगर हम इस पे करेंगे तो यू नो देन डॉक्टर्स एंड देन बाकी प्रोफेशंस, वो फिर क्या करेंगे? नहीं, तो आई हैव अ वेरी यंग सिस्टर, हम उसको हर वक्त यही कहते हैं, क्लास 6 में है ना, तो हम उसको यही कहते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट पढ़ो, वो वाला सब्जेक्ट। बट द थिंग इज कि आप हर किसी को एक ही वो सांचे में नहीं ढाल सकते, अपने अपने स्ट्रेंथ्स भी होती हैं। एग्जैक्टली, तभी तो हमें स्कूल कॉलेज तक हम लोग 8 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, राइट? यू ओनली गेट टू हैव अ चॉइस फर्दर बाद में। हाँ, तो फिलहाल तो अब स्कूल लेवल पे सारे पढ़ लें। यस, डोंट फ्लंक योर सब्जेक्ट्स। यस, और बाकी फिर यूनिवर्सिटी में ये भी होता है, पैशन की भी बात आ जाती है, लोगों का इंटरेस्ट नहीं होता। मतलब कुछ लोग इंजीनियरिंग की डिग्री में चले जाते हैं, बट इफ देयर इंटरेस्ट नहीं होता वो एक्सेल ही नहीं कर पाते। Exactly, अच्छा, ये तो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो आपका इंटरेस्ट है, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, अगर उस फील्ड में आप टॉप पे हैं तो आप एक्सेल करेंगे। अगर आप किसी ऐसे फील्ड में जिसका स्कोप बहुत ज्यादा है, जैसे टेक्नोलॉजी का स्कोप बहुत ज्यादा है, एआई का बहुत ज्यादा, आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, सो आप ये ना सरफेस्ड अर्निंग ही कर रहे होंगे उसमें, सरफेस्ड उसमें एक्सेल ही कर रहे होंगे। सो हो सकता है कोई ऐसे, मे बी इट्स आर्ट, तो अगर आप उसमें अच्छे हैं और आपको लगता है कि आप उसमें टॉप पे जा सकते हैं तो वाई नॉट, ये बड़ा ज़रूरी है। कोई लास्टली कमेंट जो आप करना चाहते हैं सुमला, जो आपने चीज़ें देखी हैं एआई को देखते हुए, यू नो टेक्नोलॉजी को देखते हुए, बाहर आपने पढ़ा, आप यहाँ का इन्वायरमेंट देखती हैं, कोई सजेशन जो आप देना चाहती हो देखने वालों को? अच्छा, दिस इज wasn't prepared for this। अच्छा, हम अक्सर आउट ऑफ सिलेबस सवाल ले आते हैं। अच्छा, सजेशन ये इसने जब तक कहा था सवाल करने का। अच्छा, ओके, ठीक है। अच्छा, नहीं, सजेशन तो ये होगा कि एकेडेमिया, अच्छा इट मे कम अक्रॉस एज कि मैं बहुत पढ़ाई की बातें कर रही हूँ, लेकिन एकेडमिक्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? और ये वाली चीज़ें, एंड जैसा आप कह रहे थे कि स्किल्स एंड एवरीथिंग, यू मस्ट हैव स्किल्स। बिल्कुल ठीक है, विद डिग्री
डिग्री का ठप्पा बहुत जरूरी है, ठीक है। आप एलिजिबल, देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप किसी भी जॉब का देखते हैं तो वो आपको बताते हैं कि फलानी डिग्री होगी। स्किल तो आप इंटरव्यू में जाके अपना दिखा सकते हैं ना कि आप वहां पे बताएंगे। आपने सबसे पहले इंटरव्यू के लिए अगर आपको कॉल आनी है तो आपकी एलिजिबिलिटी पे अगर आप पूरे उतरेंगे तो आपकी सीवी सेलेक्ट होगी ना। अगर आपकी वो डिग्री नहीं है, स्किल आपके पास है, आप अप्लाई नहीं कर सकते ना। या अगर डिग्री नहीं है तो क्या आपके पास वो सर्टिफिकेट्स हैं जो कि देखें आप सर्टिफिकेशंस का बहुत ज्यादा ट्रेंड है कि आप सर्टिफिकेट्स ले लेते हैं एक बेसिक एजुकेशन के बाद बाहर। एग्जैक्टली, थोड़ा आपके पास एकेडमिक्स तो होने चाहिए। इसके अलावा वन शुड स्किल अप, हमेशा आप स्किल अप करें। और ये वाला डिबेट मैं तो कहती हूँ लोग भूल जाएं कि एआई विल रिप्लेस पीपल, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। आपकी जॉब्स मॉडिफाई जरूर हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, पर आप बेहतर हो जाएंगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी अगर आपने उसको यूटिलाइज किया। एग्जैक्टली, जब एटीएम्स आए थे तो काफी चीजें आसान हो गई थी, पर बैंक बंद तो नहीं हो गया था। लाइक आपके जॉब्स मॉडिफाई हो जाएंगे। बल्कि देखिए बैंकिंग सेक्टर ने बूम किया है। एग्जैक्टली, ज्यादा यूजर्स आए हैं। सो यू कैन ओनली सक्सीड इफ यू नो हाउ टू यूज एआई। हाँ, तो मतलब ये है कि कंटिन्यूअसली स्किल अपना सेट करें, बट लाइक ये वाली फिक्र ना करें कि आप बिल्कुल रिप्लेस हो जाएंगे। मेहनत करें, मेहनत जारी रखें, बहुत जरूरी बात है। मैं भी परेशान ना हूं, आप भी ना, मैं भी ना, कोई भी परेशान ना हो। बिल्कुल नहीं रिप्लेस हो रहा है ना। बाकियों के फिर भी जरा है। सुमला, थैंक यू वेरी मच, इट्स सो ग्रेट टू हैव यू। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है। ब्रेक से जब वापस आएंगे एक और मौजूद है हमारे पास जिस पे हमें करनी है बात। स्टे विद अस, ये है राइजिंग पाकिस्तान। मतलब क्या स्ट्रॉन्गर पेप्सी का? मतलब कमाल। क्या टेस्ट है यार? वो टेस्ट है क्या यार? उससे पूछो। एक्स्ट्रा फिज़, एक्स्ट्रा टेस्ट, स्ट्रॉन्गर पेप्सी। दम 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 दमादम बन जा नंबर 1। ना मैं मोमिन विच मसीता, ना मैं विच कुफर दियां रीता, ना मैं पाकां विच पलीता, ना मैं मूसा ना फिरौन, बुल्ला की जाना मैं कौन। अपनी पहचान, अपनी शनाख्त को मिटाकर यार के वजूद में जज्ब होना इश्क का वो खेल है जो अपने अंदर सफ़र भी है और मंजिल भी। रांझा रांझा कर दीनी मैं आप पे रांझा सूफी तो वह है जो फिक्र करता, उसको खुद परखता है, और जो परख लेता है उसको अपना इरफान बना के दूसरों में बांटना शुरू करता है। ओ दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिला दिया जाने। इस तारों में वो बात होती है कि जी देखें वो जो सस्सी है जब थल में जाना, अब थल जो है या सहरा जो है वो एक हलाकत का एक वो मकाम हलाकत है सूफिया में कि आपको सफ़र करना पड़ता है, आपको सफरिंग ज़रूरी है आपके। निमाए मैनू खेड़े आंदे कल ना उन्होंने मुझे छोड़ा जरूर है लेकिन निगरानी मुझ पर बहुत सख्त कर रहा है। तुम्हें भी मोहतात रहना चाहिए। अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर वो इतनी देर तो कल क्यों आ रही थी? बदकिस्मती से हम लोग इस बुराई से लड़ भी रहे हैं और बुरे भी बन रहे हैं। जब आप सिस्टम के अगेंस्ट जाते हैं ना तो दुनिया को कबूल नहीं करती, बट आई रियली डोंट केयर। तुम अच्छी तरह जानती हो मिसबा मैं क्या कर सकता हूँ, बस मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ।
वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुशामदीद। बजट और उसका इम्पैक्ट, आज ये हमारा मौजू, इस पर हमें बात करनी है और बिलखुसूस उन तमाम सेक्टर्स पर हमें बात करनी है कि जिसमें बजट में खुसूसी तौर पर तवज्जो दी गई है और उनको बूम मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट मोर। इसमें ज़ाहिर हम अक्सर बात कर रहे थे तनख्वाहदार तबका, उस पर क्या इम्पैक्ट है, डिफरेंट सेक्टर्स जैसे कि रियल स्टेट, उस पर क्या इसका इम्पैक्ट है और क्या चीज़ें हैं जो कि बजट में हमें समझने की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे। टैक्स एक्सपर्ट असद तैमूर ने हमें ज्वाइन किया है। लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। असद भाई, स्टार्ट करते हैं तनख्वाहदार तबके के, इससे मुताल्लिक कितना फ़र्क पड़ा है इस बार बजट के बाद? तनख्वाहदार के जो तबका है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा है। लेट्स सपोज अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो वहाँ पे जो मैक्सिमम जो लिमिट था जिस पर टैक्स लगता था 35%, वो 4.1 मिलियन था। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने इसको स्लैब को बढ़ा दिया और 7 मिलियन कर दिया। और इसके अलावा एक सुपर टैक्स लगता था, सरचार्ज लगता था, यानी 9%। अगर आपका एक 110 मिलियन से आपका जो सैलरी है वो बढ़ जाए तो आप पर 9% आपको जो टैक्सेबल इनकम था उस पर आपने मजीद पेमेंट करनी थी। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने वो भी ख़त्म कर दिया। तो स्लेब्स जो थे वो पहले ज़्यादा आप पर टैक्स का परसेंटेज ज़्यादा था, अब चूँकि इस साल जो परसेंटेज है वो कम हो गया और आप पे टैक्स थोड़ा सा निस्बतन लास्ट ईयर के मुताबिक कम हो गया। ये तनख्वाहदार तबके को रिलीफ मिले, ये बात हम इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि देखिए अक्सर ये बात होती है कि तनख्वाहदार तबके की जब बात हो रही होती है कि जी उनको तो ज़रा टैक्स कट के सैलरी मिलती है और हम अक्सर ही बात कर रहे होते हैं कि जी वो जो टैक्स जो नहीं दे रहे उनका बोझ भी हम पे डाला जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि उस पर ज़्यादा फोकस है कि कैसे सबको टैक्स नेट के अंदर लेकर आना है और जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है जो तनख्वाहदार तबका उसको रिलीफ कैसे मिलना है। जो फिक्स्ड टैक्स होता है अक्सर सैलरीज पे, नॉट सैलरीज एक्चुअली, पेमेंट्स पे, जैसे आर्टिस्ट होते हैं या बहुत से और डोमेन्स में लोग काम करते हैं, उनका फिक्स्ड टैक्स होता है, उस पर क्या डिफरेंस आया? उस पर जो फ़र्क पड़ा है वो परसेंट, वो उस पर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है वो सैलरीड जो स्लैब है उस पर फ़र्क पड़ा है। तो उस पर कोई थोड़ा सा मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है वो जो टैक्स था पिछले साल के मुताबिक, लेकिन उन्होंने इस फोकस सैलरीड परसेंट पे किया, जो स्लैब्स थे उस पर ज़्यादा फोकस किया। तो आपके सैलरीड है ना आप तो? हाँ नहीं, मैं तो वैसे पूछ रहा था ना बाकी सब के लिए। आप अक्सर मे बी आप कल को एक्टिंग के ऑफर आ जाए, आप एक मेगा प्रोजेक्ट करें, तो मैं चाहता था कि आपका फिर टैक्स कम। बिल्कुल सही बात है। बट ऑब्वियसली बहुत सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए बजट और ये बड़ा जरूरी है टैक्स दें, ये हम सबको कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज। जिस भी डोमेन में आप काम करें, छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं, जो भी हैं, प्लीज प्लीज ये टैक्स नहीं। अक्सर ये हम देखते हैं सभी डिजिटल मीडिया वालों को, यूट्यूब जो कर रहे होते हैं कंटेंट, और जी हम पे टैक्स लग गया। भाई आप कमा रहे हो ना यार, इस पाकिस्तान में कमा रहे हो, इसकी ऑडियंस से कमा रहे हो, यहाँ पे रहते हुए कमा रहे हो, इस मुल्क के फायदे हासिल कर रहे हो, फिर टैक्स क्यों नहीं देना? बहुत नेगेटिव हमने कमेंट्स वैसे देखे इन्फ्लुएंसर्स के, कंटेंट क्रिएटर्स के। देखिए जब आप कमा रहे हैं ना तो आपको टैक्स भी पे करना है, आपको टैक्स फाइल करना है ऑब्वियसली, एंड देन जो भी आपके पैसे होते हैं, जो आपके एहसासे हैं, उनको आपने उनको डिक्लेयर करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आप इसी मुल्क में रहते हैं और इन्हीं कवानीन के साथ आपको आगे बढ़ना है। एक छोटी सी बात कर लो, डिक्लेयर कर दिया करें, वरना बाद में वीजा भी नहीं मिलता कहीं जाना हो तो। आगे प्लीज। अच्छा वैसे ये सबसे बड़ा मसला है, लोग वैसे देख लें इस चीज़ के ऊपर कि हम जिक्र होगा आगे चल के, हम अभी सवाल भी इस हवाले से जरूर रखेंगे कि क्या फ़वाइद होते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनकरेज करते हैं कि वो अपना टैक्स फाइल ज़रूर करें। अच्छा रियल स्टेट, उसको रिलीफ दिया गया है, काफ़ी टैक्स में कमी की गई है, इस हवाले से बताइएगा। रियल स्टेट में सबसे जो बड़ी रिलीफ थी वो 7E का रिलीफ है। 7E डीम इनकम जो आपका है वो क्या है, 7E है, थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ कि 7E पहले कंसेप्ट क्या था, जब आपके एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी हो, वो प्रॉपर्टी जिसमें आप रहते हो या आपका ऑफिस, उसके अलावा जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, तो उस प्रॉपर्टी पे आपने एक सर्टन परसेंटेज दें, यानी पहले 20% और 5% उसका मार्केट वैल्यू के बाद 20%, यानी इसको अगर आप सादा ज़ुबान में कहें तो 1% आपकी जो मार्केट वैल्यू थी वो टैक्स था इस पे। फॉर एग्जांपल इसको मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ आपको कि लेट्स सपोज अगर आपकी एक प्रॉपर्टी की 1 करोड़ रुपए कीमत है तो आपने 1 लाख रुपए हर साल पे करना था, चाहे उससे आपकी इनकम है या नहीं इनकम। तो ये एक बर्डन था। कॉन्स्टिट्यूशन में भी हमें ये राइट दिया जाता है कि प्रोटेक्शन ऑफ जो प्रॉपर्टी आपकी है उस पर आप आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब रिसेंटली FCC फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट ने इसमें बड़ा अहम फैसला दिया, वो एक लैंडमार्क जजमेंट है कि जिसमें इसको अबॉलिश कर दिया गया। कहता है कि आप इस प्रॉपर्टी, अगर आपकी एक प्रॉपर्टी है जिस पे आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे तो आप उस पर टैक्स नहीं दे सकते। तो ये एक बड़ा रिलीफ है 7E के लिए। दूसरा 7E का ये था कि जब आप कोई प्रॉपर्टी को सेल करते थे तो आपको 7E का सर्टिफिकेट की जरूरत पेश आती थी, तो उसके बगैर आप प्रॉपर्टी को सेल कर ही नहीं सकते थे, यानी अपने पिछले उसके टैक्स पे करने होते थे, उसके बाद सर्टिफिकेट इशू होता था, फिर आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते थे। तो ये एक बड़ा कदम है प्रॉपर्टी के हवाले से। दूसरा इसमें जो सेक्शन है 236C और 236K,
ये 2 सेक्शंस इसमें बड़े अहम हैं। ये सेक्शन का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि इसका हमारे आमतौर पे जो प्रॉपर्टी के जो रियल एस्टेट के लोग होते हैं, जो प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, उनको इससे पाला पड़ता है, इनकी ज़रूरत पेश आती है। तो 236C उस वक्त अप्लाई होता है जब आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं, और 236 के उस वक्त अप्लाई होता है जब आप प्रॉपर्टी को सेल कर रहे होते हो। तो ये प्रॉपर्टी का जो टैक्स है ये बहुत कम कर दिया गया। लास्ट जो 236 था वो 4.5 था, 5 था और 5.5 था। ये स्लैब्स थे, इसमें 3 स्लैब्स थे। इन्हें पहला स्लैब 50 मिलियन का था, फिर सेकंड स्लैब 100 मिलियन तक था, और तीसरा स्लैब 100 मिलियन से ऊपर था। ठीक है। ये अगर आपकी प्रॉपर्टी की कीमत 50 मिलियन है तो आप पर 4% टैक्स अप्लाई होता था। 50 से 100 मिलियन के दरमियान है तो 4.5 था, और 100 से ऊपर है तो 5% था। इसी तरीके से अगर ये नॉन फाइलर होता तो ये टैक्स बहुत बढ़कर आपका 11% और बाजू का 18-20% तक पहुंच जाता था। तो अब इन्होंने इस टैक्स को 2.75 पे कर दिया, बिल्कुल फ्लैट कर दिया, चाहे आपकी प्रॉपर्टी फिक्स कर दिया, नो मैटर व्हाट, 50 मिलियन 100 मिलियन एंड प्लस दैट ये खत्म हो गया, फिक्स कर दिया। 2.75 जो है वो उन्होंने परचेजर के लिए कर दिया, यानी 236C के जो था, और 1.25 सेलर के लिए कर दिया, यानी जो बंदा सेल करेगा तो उस पर फिक्स हो गया कि 1.25। फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस फिर भी है, वो फिर अभी भी मौजूद है, और वो अभी भी 11% से 18% तक। बहुत अच्छी बात है कि देखिए आप इनकरेज करते हैं कि आप फाइलर बने ताकि आपको सेल परचेज करने में आसानी रहे। जी, तो इससे इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो खास तौर पे ओवरसीज़ है वो प्रॉपर्टी जहाँ पे सेल परचेज करते हैं उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई है, क्योंकि वो यहाँ पे प्रॉपर्टी को परचेज करे, इन्वेस्ट करे। इवन कि हमारे अपने मुल्क में भी बहुत से लोगों के पास ऐसे इन्वेस्टमेंट सेविंग पड़ी हुई है जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन टैक्स की वजह से वो नहीं आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इससे हमारे इकोनॉमी में भी जो मनी सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो भी बढ़ेगा, और हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी वो भी बढ़ेगी। और इस वक्त बिलखुसूस जबकि आशियाना स्कीम जो कि वफाकी हुकूमत का एक बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, ज़रा सूबाई लेवल पर भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, बड़ी मैं बात इस वक्त वफाकी सतह पर कर रहा हूँ कि आशियाना स्कीम के तहत जो हुकूमत पाकिस्तान आपको आसान शराइत पर कर्जे दे रही है, जिसमें 1 करोड़ तक आपको कर्जा मिल सकता है, जिसमें आपने 10% खुद पे करना है, 90% वो 1 करोड़ के अंदर रहते हुए आपको ज़ाहिर है वो हुकूमत देती है, जिसमें आप 10 साल के लिए 20 साल तक के लिए कर्जे ले सकते हैं और आप प्रॉपर्टी हासिल कर सकते हैं। ऐसे में भी जब टैक्स कम हुआ है तो वो सेल परचेस खासी बेहतर हो गई है, और इसमें भी फ़ायदा होगा। और किस तरह से हमारे रियल स्टेट को फ़ायदा हो रहा है, बिलखुसूस जो हम बात करते हैं जी ओवरसीज़ के लिए और ज़्यादा आसानी आई है इसमें सेल परचेज करने के पर्सपेक्टिव से। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपकी प्रॉपर्टी हम तो अपनी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना है कि जब आप फ्लो ऑफ मनी और सर्कुलेशन ऑफ मनी बढ़ेगा तो रियल स्टेट एक ऐसा इंडस्ट्री है, एक ऐसा बिजनेस है कि जिसमें डेवलपर, कंस्ट्रक्शन और बहुत सी चीज़ें होती है। मोर देन 40 इंडस्ट्रीज इसके साथ लिंक्ड है। आपके रियल स्टेट, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट से मोर देन 40 इंडस्ट्रीज। तो आप जस्ट अगर यहाँ पे एक्टिविटी शुरू होगी तो ऑब्वियसली 40 इंडस्ट्रीज भी इसमें भी बिजनेस शुरू होगा, और जब उसमें बिजनेस शुरू होगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, मुल्क में रोज़गार के मौके फराहम होंगे, और ऑब्वियसली हमारी जो रेवेन्यू है मुल्क में, हमारा हमेशा जो डेफिसिट होता है हमारा बजट, हमेशा बजट का हम खसारे का शिकार होते हैं, हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं, हमारा रेवेन्यू कम जनरेट होता है। तो वो जो इशू है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा हमारे इस जो फैसले से। लेकिन ये जो डेफिसिट होता है इसको कम करने में एक ये भी तो मामला रहता है ना कि हमें उन तमाम लोगों को टैक्स नेट में लेकर आना है जो कि टैक्स छुपा रहे हैं, बचा रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं, स्टेट को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल। So, इस बजट में क्या ऐसी कोई बात, ऐसी कोई तजावीज़ भी हैं कि कैसे उनको लेकर आना है? एक तो होता है ज़रा इंकरेजमेंट होती है, आप इंसेंटिव देते हैं, आप उन्हें गाइड करते हैं, अवेयरनेस होती है कि फ़ायदे हैं, लेकिन और क्या हम कर रहे हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को हम इस टैक्स नेट में लेकर आए? उसको प्लीज़ अंडरस्टैंड कि टैक्स नेट बनाने का मतलब यह है कि आप टैक्स तो समहाउ दे रहे होते हैं, लेकिन आप फाइल करना होता है, लेकिन अगर छुपा रहे हैं तो वो तो ज़रा गलत कर रहे हैं। सासे भी तो डिक्लेयर नहीं करते हैं। देखिए, इसमें हमारे मुल्क में इस पे जो पॉलिसीज़ बन रही है बहुत स्पीड से, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको बता दूँ कि आप गैर महसूस तरीके से आपसे टैक्स, आप डबल ट्रिपल टैक्स पे कर रहे हैं। ये आपको शायद अंदाज़ा नहीं है, लेकिन जिस वक्त आप परचेजिंग करते हैं, आप अपने एक्सपेंस से, खासतौर पे आप बैंक जाते हैं, वहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, तो आप बहुत सी सूरतों में 3 गुना ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं। एक बात तो ये। दूसरी बात आपके ये कि जब आप टैक्स में, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल, आप जो हमारे मुल्क में इस वक्त जो टैक्स बेस है वो चंद लोगों को उसमें है, चंद लोग हैं, या यानी 60 सिर्फ अभी तक जो डेटा आ रहा है 60 लाख तो हमारे फाइलर हैं। तो उसमें इन्होंने गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लास्ट ईयर बनाई थी, इस साल भी उसमें थोड़ी सी वर्क कर रहे हैं, लेकिन शायद कुछ इश्यूज़ की वजह से उसको बहुत एग्रेसिवली नहीं कर सकते। उसमें यह है कि आइंदा
चंद अरसे में कुछ ऐसी पाबंदियाँ लग जाएंगी कि जिसमें आप फिर पाकिस्तान में टैक्स फाइलर किए बगैर आप रह नहीं सकते। फॉर एग्जांपल, आपकी जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग है उस पर बैन लग जाएगा, आप इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं कर सकेंगे। नंबर 1, आपका मोबाइल जो सिम है वो ब्लॉक हो जाएगा, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है वो उसको काट दिया जाएगा। इसी तरीके से आपकी जो यूटिलिटी बिल्स है, अगर आपका सिर्फ पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक हो गया तो आपकी सारी एक्टिविटीज बंद हो जाती हैं। तो ये चीज़ें अभी आ रही है। इसमें एक शायद हिंड्रेंस ये भी है कि देखें, नॉट एवरीवन इज अर्निंग, राइट? उनके नाम पे घर होता है जी, नाम पे सिम होती है, सो ज़ाहिर है वो ब्लॉक करना ज़रा सा मुश्किल है, क्योंकि फॉर एग्जांपल माय वाइफ इफ शी इज़ नॉट अर्निंग एंड उनकी प्रॉपर्टी है, फॉर दैट मैटर उनके नाम पे प्रॉपर्टी है, उनके सिम है, जो भी है, तो ज़रा मुश्किल है। लेकिन ये मैं इसलिए सवाल रख रहा हूँ, क्या अगर कोई अर्न नहीं कर रहा बट समहाउ देखें प्रॉपर्टी है तो अर्न तो किया ना कभी ना कभी, उनके पास एसेट तो है ना। अगर कोई इस वक्त अर्न नहीं कर रहा, जॉब नहीं कर रहा, उसकी यू नो कोई इनकम नहीं है, क्या उसे फिर भी फाइलर होना है और होना चाहिए? जी, इसमें जो इनकम टैक्स का एक सेक्शन है 114, तो उसमें बड़ा क्लियरली ये चीज़ें लिखी है कि कौन से लोग फाइलर होंगे, कौन से फाइलर नहीं होंगे। उसमें उन्होंने क्राइटेरिया लिख दिया गया कि अगर आपके पास गाड़ी हो 1000 सीसी से, आपके पास 500 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट हो, इसमें आपके रन, तो अगर आपके यहाँ पे एसेट्स है तो आपने तो फाइलर बनना है। लेकिन फाइलर बनने का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आपने टैक्स भी लाजमी पे करना है। जिस तरह से हमारा शनाख्ती कार्ड है, हमारा शनाख्ती कार्ड ही हमारे एंटीन कंसीडर किया जा सकता है, तो फाइलर का बनने का टैक्स आप पर उस वक्त आता है जब आपकी अर्निंग होती है। जिस वक्त आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है टैक्स आप पे उस वक्त लगता है। लेकिन फाइलर बनना, एंटीन उसमें लिस्ट में आना, उसमें नाम में आना, उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपका एंटीन बन गया तो आपने टैक्स भी पे करना है। पहली बात तो ये, इसलिए हमें हर बंदे को टैक्स फाइलर, एंटीन बनना, फाइलर बनना, ताकि हमारा रिकॉर्ड डिक्लेयर हो जाए, हमारे पास अगर एसेट्स है तो वो भी डिक्लेयर हो जाए, नहीं है तब भी डिक्लेयर हो जाए। एक बात तो ये। दूसरी बात आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की कि जो डिपेंडेंट है, हमारे बच्चे हैं 18 ईयर्स के हो गए, अब उनके शनाख्ती कार्ड बन के यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे, हमारे स्पाउस है और ऐसे डिपेंडेंट है जिस पे, तो उसके लिए तो बड़ा क्लियरली लॉ में मौजूद है, वो उन्होंने उस चीज़ को मेंशन कर देना कि जनाब हमारी इनकम नहीं है, लेकिन हमारे वालिद साहब जो टैक्स पे कर है, जो उनके एंटीएन है, उसमें वो शामिल हो जाएंगे, मतलब हम उन पे डिपेंडेंट, वो फाइलर ही शो होंगे। हाँ, वो फाइलर होंगे और टैक्स नहीं दे रहे बिकॉज़ उनकी अर्निंग नहीं है। इसकी वजह से उन पे जो मोबाइल का जो कनेक्शन ब्लॉक करना या उनकी बाकी नाम पे कोई एक्टिव जो यूटिलिटी बिल्स वगैरह ऐसी चीज़ कनेक्शन वगैरह है वो ब्लॉक नहीं होंगे। अच्छा, आप जो पेंशन लेते हैं जो हजरात, उनके बारे में बताइएगा जी, कि वो भी, उनका भी फाइलर होना बहुत ज़रूरी है टैक्स के हवाले से। देखिए, पेंशन में पहले तो ये था कि पेंशन ये टैक्स एग्जेम्प्टेड था, ठीक है ना, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने एक सर्टेन अमाउंट कर दी। इन्हें अगर आपकी पेंशन 10 मिलियन से ज़्यादा है, इन्हें 1 करोड़ प्लस है, तो उस पर आप पे 5% टैक्स लगना है, ठीक है। अगर उससे नीचे है तो आप पे टैक्स नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप पे टैक्स तो कट रहे हैं, लेकिन वो अगर आप फाइलर बनने की तो चीज़ें डिक्लेयर हो जाएंगी। डिक्लेयर होने का मतलब क्या है कि चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाएगा, आप एक गुड बुक्स में आ सकते हैं कि जो मैंने शुरू में बताया कि जो नॉन फाइलर है, जो टैक्स पे नहीं करे, उनका टैक्स ट्रिपल कट है, लेकिन उनको कोई फैसिलिटी, उनको कोई मतलब वो गुड बुक्स में नहीं है, इवन देन कि वो 3 टाइम्स टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन रिकॉर्ड पे नहीं है। तो ये चीज़ें जब रिकॉर्ड पर आ जाएंगी तो आपके 2 फायदे हो जाएंगे, टैक्स तो आपका कट ही रहा है, लेकिन आपकी चीज़ें कल आप इसको अपने लिए किसी बेनिफिट के लिए इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ओके, असद साहब, डिजिटल अर्निंग जिनकी है, कोई फाइवर से कमा रहा है, कोई अपवर्क से कमा रहा है, कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई इंस्टाग्राम से कमा रहा है, कोई कोलैबोरेशन से कमा रहा है, कुछ कैश में डील कर रहे हैं, पैरेलल कमा रहे हैं, लेकिन उनका लाइफस्टाइल हमारे सामने होता है, हमें नज़र भी आ रहा होता है। अगेन वो सफ़र भी करते हैं डिफरेंट ममालिक का, और आपको पता है आजकल तो बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पे वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये होती है कि क्या आप फाइलर हैं या आप फाइलर नहीं है, वो उस डॉक्यूमेंटेशन में ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। सो ये किस हद तक टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? ये जो हमारा पूरा तबका है, कंटेंट क्रिएटर्स का, यूट्यूबर्स का, इन्फ्लुएंसर्स का, ये किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी में? देखिए, इनकी कंट्रीब्यूशन, अगर ये जब अपने जो कंटेंट देते, सर्विसेज देते, पहले मैं थोड़ा सा एक IT इनेबल सर्विसेज से शुरू करता हूँ, फिर इस पे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे आता हूँ। ये इस पे तो बड़ा क्लियर लॉ मौजूद है कि IT और IT इनेबल सर्विसेज, कोई भी शख्स अगर फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करता है अपनी सर्विसेज को, तो उस पर ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी है। यानी पहले आज से 1-2 साल पहले तो ये मुकम्मल एग्जाम था, लेकिन फिर उन्होंने 1% टैक्स कर दिया, जबकि नॉर्मली अगर कंपनी आपकी कंपनी है तो उस पर 29% टैक्स होता है, लेकिन आप पे 1% टैक्स है। इसी तरीके से अगर आप रजिस्टर्ड है PSEB, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, अगर आप उसके साथ रजिस्टर हो जाए तो आपका ये टैक्स 0.25% पर आ जाता है, यानी 1% से भी कम हो जाता है। तो ये तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनको एक फैसिलिटी दी है कि आप टैक्स मिनिमम दे अगर आप सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब आते हैं जनाब, इसकी वजह क्या है? क्योंकि
आपकी फॉरेन रेमिटेंसेस की जरिए से आ रही होती हैं। अब आते हैं इन्फ्लुएंसर और जो सोशल मीडिया, तो अभी तक इनके जो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास तो आ रहे थे, इसका फ़ायदा तो होता है, लाजमी बात है जब आप डॉलर्स में आपका आता है, लेकिन इन पे टैक्स नहीं था अभी तक, इस पे अभी तक टैक्स नहीं था। ये इस बजट में इन्होंने इन पे भी टैक्स लगा दिया, और इस वक्त जो सोशल मीडिया से जो अर्न करेंगे वो 5% उनके रेवेन्यू जितना जनरेट होगा, जो उनके बैंक में जितने क्रेडिट होगा, उसमें उन्होंने 5% टैक्स पे करना है। ओके, आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी भी था, बिकॉज ऑब्वियसली अर्निंग तो अर्निंग है ना, वो जैसे भी हो रही है, एंड देन ऑब्वियसली जब आप टैक्स पे करते हैं तो मुल्क का निज़ाम बेहतर होता है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से ओवरऑल, और हम हमेशा शुभ हम यही बात करते हैं कि मैंने ये रोते देखे यहाँ पे लोगों को, हमेशा कहते हैं कि इतना टैक्स हम पे लगा दिया गया एंड ऑल दैट। अब बाकी जो हम तरक्की याफ्ता ममालिक की जब हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर भी तो आप देखें कि कितना टैक्स लगाया जाता है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स है। वहाँ के लोग भी चलें यही बात कर रहे होते हैं, वो एक अलग बात है, बट देखिए ये एक सिस्टम है जो रन होना है इन एनी केस, और हम सबको अपनी जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना है नो मैटर व्हाट। एक कमेंट यहाँ पे बड़ा कॉमन सा जाता है जी, बाहर के ममालिक से हम इसलिए कंपेयर नहीं करते कि वहाँ की फैसिलिटीज एंड एवरीथिंग। सो भाई टैक्स देंगे तो फैसिलिटीज लेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम टैक्स दे नहीं रहे एंड एक्सपेक्टिंग फैसिलिटीज। टैक्स में भी तो फर्क है ना कि कितना वो पे कर रहे हैं, वहाँ पे किन किन चीजों पे कितना टैक्स है, यहाँ पे कितना फर्क है, तो देयर इज अ डिफरेंस। और वहाँ पे तो जिस तरह से जितना ज्यादा कमाते हैं उतना ही ज्यादा टैक्स आप देते हैं ताकि लगाया जा सके। थैंक यू वेरी मच, साथ मौजूद थे आप, इस मौजूद पे हम गुफ्तगू कर रहे थे। रिलेवेशन होप के जो बजट के बाद जो उसकी एक्चुअल समरात होते हैं ना हमारे सामने आए, वो तब आएंगे जब हम इस पर ज़्यादा बात करेंगे, स्पेशली वो तमाम सेक्टर्स जिसमें बिलखुसूस हम रियल एस्टेट की बात करेंगे कि जो कि तरक्की में बड़ा ज़रूरी है। और जिस तरह से असद ने भी कहा, बहुत सारी जगह पर बात हो रही है कि 40 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं इस इंडस्ट्री के साथ, विच इज़ रियल एस्टेट, और वाकई उस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। कैसे एक ट्रस्ट डेफिसिट जो अगर कायम हो गया था ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, तो वो हम कम कर पाएँ। और उसमें बड़ा अच्छा है कि अब तो गाइडेंस होती है, अवेयरनेस है कि जब भी आपने कहीं पर सेल परचेज़ करनी है, किसी सोसाइटी में आपने प्लॉट लेना है, तो कोशिश करें जी, ये मैं अपनी ज़ाती राय भी यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ आपसे, कि फ़ाइल के चक्कर में ना पड़ा करें, पोजेशन वाला प्लॉट लें, सीधी बात है। और इसमें बड़ा ज़रूरी है कि आप देख लें कि NOC है उसका या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं या नहीं है, ये चीज़ें आप सारी देख लें, उनकी वेबसाइट पे मेंशन होता है, चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने होती हैं, वरना आप फंस जाएंगे। बहुत से लोग फंस जाते हैं इसलिए किसी की बात पे एतबार कर लेते हैं और किसी कहने पे आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्ट वहाँ करें जहाँ पे वाकई आपकी हार्ड अर्नड मनी ज़ाया ना हो। अब आपसे लेंगे इजाज़त, दोबारा मुलाकात करेंगे कल। अल्लाह हाफिज़।